दोस्तों, क्या आप लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हैं? दोस्तों, क्या लोन कंपनियां अब आपको परेशान कर रही हैं सेक्शन 25 के नोटिस भेज भेज कर? और दोस्तों, यही नहीं, अक्सर कर ऐसा भी देखा जाता है कि सेक्शन 25 के केसेस जो हैं लोन धारकों के ऊपर लगाए जा रहे हैं दोस्तों, जिनका लोन डिफॉल्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह होती है कि जब सेक्शन 25 का नोटिस किसी लोन धारक के पास आ जाता है जिसका लोन डिफॉल्ट हो गया हो, सेक्शन 25 का नोटिस देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, ऐसा स्वाभाविक ही है क्योंकि मामला सीधे सीधे कोर्ट से जुड़ा होता है। सेक्शन 25 का नोटिस आता है, फिर उसके बाद कंपनी कोर्ट में केस दायर करती है। और दोस्तों, यही बात लोन धारक के मन में जब गूंजती है कि अब उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या होगा, बेल होगी कि नहीं होगी, कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी, सजा तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके के कई सारे सवाल जब लोगों के मन में आ जाते हैं तो लोग ऐसे नोटिस से घबराना शुरू कर देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूं कि जिस सोल्यूशन का इस्तेमाल आप यदि आप करेंगे या उस टूल का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके मन से सेक्शन 25 का चाहे नोटिस हो चाहे केस हो, उसका डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश, आप सभी का मैं सेकुलर फाइनेंस टीवी के मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत में अब मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। और दोस्तों, जिस रफ्तार से मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ रही है, उस तरीके से यदि देखा जाए तो यह डाटा बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। अब दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं, अब दोस्तों ये तो या तो सरकार जाने या फिर जिन्होंने लोन लिया है वो लोग जाने कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। बहरहाल, लोन तो आजकल जल्दी मिल जाता है क्योंकि सिंपली आप आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, थोड़ी देर में वेरिफिकेशन हो जाने के बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद लोन कंपनियों का रीपेमेंट प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। 30 दिनों के बाद ईएमआई आपके अकाउंट से कटनी शुरू हो जाती है दोस्तों, अपने आप, क्योंकि दोस्तों आपने ईसीएस मैंडेट दिया हुआ होता है। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि आज से कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, जब कोई अनसिक्योर्ड लोन लेता था तो पीडीसी चेक्स दिए जाते थे, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक्स। लेकिन आजकल क्या है, आजकल या तो यूपीआई या तो फिर आपका डेबिट कार्ड का ई मैंडेट अप्रूव करवा लिया जाता है ताकि इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से एक निर्धारित डेट पर कट सके दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कंपनी या बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप घर बैठे बैठे ये सब कर देते हैं, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब लोन चुकाने की बारी आती है दोस्तों। कुछ लोग लोन ले तो लेते हैं और कुछ लोग पैसा सही समय पे चुका भी रहे होते हैं क्योंकि उनके साथ किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों, परेशानी उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जब कोई विषम परिस्थिति के वो शिकार हो जाते हैं दोस्तों। जैसे किसी की जॉब चलेगी, किसी का बिजनेस ठप हो गया, या किसी का घर में कोई मेडिकल इश्यू हो गया, या कोई ऐसी पारिवारिक समस्या जो टाली ना जा सके। अब परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि ईएमआई बाउंस, पैसा दूसरी जगह लग जाता है और लोन की ईएमआई बाउंस हो जाती है। और फिर क्या होता है? फिर एक लोन को बचाने के लिए, अपने सिविल स्कोर को बचाने के लिए लोग दूसरी जगह से लोन ले लेते हैं और ऐसा करते करते उनके सर पे लोन का पहाड़ हो जाता है और फिर एक दिन वो बन जाते हैं मल्टीपल लोन डिफॉल्टर। लेकिन दोस्तों, कंपनियां अपना जब रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करती हैं तो दोस्तों असली में तो वो वही देखने वाला होता है। हालांकि फोन कॉल्स, लोन रिकवरी एजेंट की विजिट्स और आर्बिट्रेशन के नोटिस तो आते रहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मामला तब खराब होता है जब सेक्शन 25 का नोटिस आपके पास आता है। सेक्शन 25 का नोटिस तब आता है जब आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है, आपका मैंडेट फेल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि 6 तारीख को जैसे या 5 तारीख को, आप मान लीजिए आपकी ईएमआई ड्यू थी, आपके अकाउंट में उस दिन पैसा नहीं था,
और बैंक ने आपके अकाउंट में मैंडेट पेश किया, नहीं अप्रूव हुआ, यानी कि आपकी ईएमआई बाउंस हो गई। तो उसी दिन से कंपनी को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि कंपनी आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजे। और दोस्तों कंपनियां भेजती भी हैं। और दोस्तों जब सेक्शन 25 का नोटिस कंपनियां भेजती हैं लोन डिफॉल्ट होने के बाद, फिर लोन धारक उस नोटिस को देखकर घबराएगा नहीं तो और क्या होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों सेक्शन 25 का नोटिस यदि आपके पास आ गया है या आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस भी हो गया है, क्योंकि कंपनियां केस भी कर देती हैं, फिर माननीय न्यायालय से सम्मन भी आ जाते हैं। और दोस्तों जब नोटिस देख के ये हालत हो जाती है तो सम्मन देख के क्या होगा। तो दोस्तों यदि आपके पास नोटिस आ जाए, सबसे पहले तो नोटिस का जवाब कंपनी को जरूर दीजिए। नोटिस का जवाब एक आप कंपनी को दीजिए, दूसरा अगर एडवोकेट ने भेजा तो उसको भी दीजिए। दोनों जगह जवाब देना जरूरी है दोस्तों, ताकि कोई एक ये ना कह सके कि भाई आपने हमें जवाब नहीं दिया। चलिए मान लेते हैं कि जवाब देने के बाद भी कंपनियों ने क्या किया या लोन कंपनी ने क्या किया, आपके खिलाफ सेक्शन 25 का कंप्लेंट माननीय मजिस्ट्रेटल कोर्ट में दाखिल कर दी। तो दोस्तों क्या होता है, दोस्तों सबसे पहले कोर्ट आपको सम्मन इशू करती है। दोस्तों जब कोर्ट आपको सम्मन इशू करती है और सम्मन जैसे ही आपके पास आता है तो सम्मन देख के लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आप भी परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 25 का केस है, कोई हवा नहीं है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सम्मन आपको यदि आ जाते हैं, एक बात आप याद रखिए हमेशा, ईसीएस बाउंस का केस हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई पर ही लगता है। यदि आपकी ईएमआई किसी, मान लीजिए आपका लोन 2 लाख था और आपकी ईएमआई 10,000 थी, एक ईएमआई यदि आपकी बाउंस हुई है तो 10,000 रुपए के ऊपर ही केस लगेगा, ना कि 2 लाख के ऊपर। ये बात आप याद रख लीजिए। कभी कभी कंपनियां क्या शरारत कर देती हैं कि आपको पूरे के पूरे 2 लाख रुपए के अमाउंट पर नोटिस भेज देती हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, इंडियन बैंकिंग रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, आरबीआई के बिल्कुल ऑपोजिट है दोस्तों। ये मान्य ही नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा नोटिस आपको आ जाता है तो उसका करारा जवाब दे दीजिए। खैर, आपके ऊपर माननीय कोर्ट से सम्मन आया, आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि आपकी ईएमआई कितनी थी। दोस्तों कुछ दिन वेट करिए, महीना, 2 महीना, 3 महीना। दोस्तों पहला ये जो केस होता है ये प्री कॉग्निजेंस की स्टेज पर होता है। प्री कॉग्निजेंस की स्टेज से कॉग्निजेंस की स्टेज पर जाते जाते कम से कम 3 से 4-5 महीने लग जाते हैं। फिर माननीय कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेती है तो फिर आपको प्रॉपर सम्मन इशू होता है। वो एक सम्मनिंग ऑर्डर होता है, वो कोर्ट आपको जब भेजती है तो उसमें बाकायदा जज का नाम, कोर्ट का नाम, सब कुछ मेंशन होता है और ये भी लिखा होता है कि आपको अगली तारीख पे कब आना है दोस्तों। तो आप जब उस तारीख पे जाएंगे तो आप एक ईएमआई अपनी जेब में डालकर जाइए और माननीय कोर्ट के सामने पेश हो जाइए। कह दीजिए हुजूर, ये जो केस मेरे ऊपर लगा था जिस अमाउंट का, वो अमाउंट मैं माननीय न्यायालय के सामने वादी को देने को तैयार हूं। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो माननीय कोर्ट भी केस खत्म करने में देर नहीं लगाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो सेक्शन 25 है या सेक्शन 138 का केस है, ये हर स्टेज पर कंपाउंडेबल है, यानी कि हर स्टेज पर इसमें समझौता हो सकता है दोस्तों। यदि आप विवादित अमाउंट कोर्ट में जमा करवा देंगे तो ये केस आपका वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा 2 लाख रुपए जमा कराने की जरूरत नहीं है। ईएमआई कितने की थी? 10,000 रुपए की। वो 10,000 रुपए आप जमा करवा दीजिए, केस खत्म। अब दोस्तों आप ये मत समझिए कि कोर्ट में आपके खिलाफ कंपनी ने केस लगाया तो कंपनी का खर्चा नहीं होगा। कंपनी का बहुत खर्चा होता है।
तो दोस्तों सेक्शन 25 के केस से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। सम्मन आ जाता है, एक बार नहीं जा पाते कोई बात नहीं, दो बार नहीं जा पाते कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रॉपर सम्मनिंग ऑर्डर आपके पास आ जाए, क्योंकि उसको आने में भी कम से कम आपको 7 से 8 महीने या कई बार तो साल भी लग जाता है। एक ही ईएमआई जेब में डालिए और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाइए और कह दीजिए हुजूर ये मैं ईएमआई जमा करवा रहा हूं, ये मैं वो अमाउंट जमा करा रहा हूं जिस अमाउंट के कारण ये केस हुआ। और दोस्तों माननीय कोर्ट केस को बंद कर देगी और ऑपोजिट पार्टी का वकील भी इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब अपने दिमाग से सेक्शन 25 के डर को बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए। कुछ नहीं होने वाला, कोई परेशानी नहीं होने वाली और आप सेक्शन 25 के केस से बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। दोस्तों ये एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आप पैसा देने की नियत रखेंगे तो आपकी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि चाहे पैसा आप सेटलमेंट के माध्यम से ही दीजिए, पर कंपनियों का पैसा जरूर वापस कीजिए, क्योंकि दोस्तों सेकुलर फाइनेंस टीवी इस बात को कभी प्रमोट नहीं करेगा कि आप कंपनियों का पैसा मत दे। हाँ नहीं है, इस स्टेज में नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिए, पर दीजिए जरूर। दोस्तों आज का ये वीडियो सेक्शन 25 के केस के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कौन कौन से लोग हैं वो व्यूअर्स जिनको सेक्शन 25 का नोटिस मिला है या समन मिला है और वो चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।